आज हम भारत में यूरोपीय कंपनियों के प्रवेश को देखेंगे और सभी का मूल्यांकन करेंगे भारत के संदर्भ में। ठीक है, देखिए आपको पता होगा कि 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी में क्रमशः 5 यूरोपीय कंपनियां जो हैं भारत आती हैं। पहले पुर्तगाली आती है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आती है जो कि पुर्तगाल से आई थी। इसके बाद आपके डच आते हैं। फिर डच कहाँ से थे? नीदरलैंड से थे। अंग्रेज़ आते हैं। उसके बाद फिर डेन कहाँ से आते हैं? डेनमार्क से आते हैं। और लास्ट में फ्रांसीसी आते हैं। देखिए सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, ठीक है, और सबसे अंत में जाते भी हैं। 1498 में वास्को डिगामा के नेतृत्व में पहला अभियान, जो पुर्तगाली अभियान दल है वो आता है भारत में। ठीक है, पहला व्यापारिक जो मंडल है वह आता है। और सबसे अंत में जाते हैं कब? 1961 में गोवा से। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझना है कि सबसे पहले आए भी है और सबसे अंत में गए भी। कौन? पुर्तगाली। तो आज हम एक एक करके क्रमशः इनको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब देखिए 15वीं शताब्दी से पूर्व थोड़ा देखते हैं भारत की स्थिति। 15वीं शताब्दी से पूर्व क्या भारत का यूरोप के साथ व्यापार नहीं होता था? ठीक है, या होता था? इस पे देखेंगे। देखिए 15वीं शताब्दी से पूर्व भारत का यूरोप से व्यापार हुआ करता था। ठीक है, किसके साथ? रोम या यूनान के साथ व्यापार था। किसका? भारत का। ये बात ध्यान रखिएगा। और जो ये व्यापार था, इस पर मुख्य रूप से यह जो व्यापार था, यह मुख्य रूप से 3 व्यापारिक मार्गों से हुआ करता था। एक व्यापारिक मार्ग जो था वो मध्य एशिया के ऑक्सस नदी से होते हुए कैस्पियन सागर, वहाँ से काला सागर और वहाँ से मरमरा सागर से होते हुए यूरोप जाया करता था। ठीक है, एक रास्ता ये था, कम प्रचलित मार्ग था। अब देखिए यहीं पर आपको क्या करना है, ऑक्सस नदी की का ओरिजिन कहाँ से है ये देखना है। कैस्पियन सागर आपको पता होगा दुनिया की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, सागर इसे क्यों कहते हैं इस झील को? क्योंकि इसका बृहद आकार है, लेकिन ये क्या है? झील है और खारे पानी की झील है। ठीक है, इसका उत्तरी क्षेत्र जो है वो तो मीठा पानी से युक्त है, दक्षिणी छोर कैसा है? खारे पानी से युक्त है। ठीक है, और इसमें मुख्य रूप से बोल्गा और यूराल नदी गिरती है, ये भी ध्यान रखिएगा कैस्पियन सागर में। और कैस्पियन सागर के तट से 5 देशों की सीमा मिलती है। रसिया, ठीक है, रसिया की, ईरान की, और आपके तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और आपका अज़रबैजान। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कौन कौन? रसिया, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अज़रबैजान और ईरान। ठीक है, इन देशों की सीमा जो है वो कैस्पियन सागर से मिलती है। यूराल और बोल्गा नदी इस पे गिरती है, और भी नदियाँ, लेकिन मुख्य रूप से यूराल, बोल्गा। काला सागर की सीमा जो है वो 6 देशों से लगती है। 6 देश: रोमानिया, बुल्गारिया, टर्की, राइट, जॉर्जिया, इसके बाद आपका रूस और यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन, ये जो देश हैं इनकी सीमा काला सागर से लगती है। जो डेन्यूब नदी है वो यहाँ गिरती है ना, काला सागर में। ठीक है, मरमरा सागर, आपको पता होगा कि मरमरा सागर और काला सागर के बीच में एक जल संधि है, नाम है उसका बास्पोरस जल संधि। देखिए आपको सब कुछ ये पढ़ना है, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि जब भी आप कोई भी विषय पढ़िए, यदि आप कोई भौगोलिक क्षेत्र आता है, कोई देश आता है, तो उसके बारे में ज़रूर जानने का प्रयास करिए, कुछ महत्वपूर्ण जो वहाँ की भौगोलिक स्थितियाँ हैं उनके बारे में। ठीक है, तो इस तरह से ये एक पहला मार्ग था, एक कम प्रचलित मार्ग था। दूसरा जो मार्ग था वो अरब सागर से अदन की खाड़ी से
लाल सागर, और लाल सागर से मिस्र, और वहाँ से फिर भूमध्य सागर होते हुए यूरोप जाता था। ये दूसरा मार्ग था, ठीक है। यह मार्ग भी प्रचलन में था लेकिन अपेक्षाकृत कम था, क्योंकि ये कोहरे की वजह से यहाँ चलना थोड़ा सा मुश्किल हुआ करता था, ठीक है। जहाज़ जो हैं वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाया करते थे, इसलिए ये मार्ग भी कम प्रचलित था। अब देखिए यहीं पर एक बात ध्यान रखिएगा, अदन की खाड़ी और लाल सागर के बीच में एक जल संधि है, उसका नाम है बाबा अल मंदेब जल संधि। क्या नाम है उसका? बाबा अल मंदेब जल संधि। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। अदन की खाड़ी जो है आप कह सकते हैं कि वो सोमालिया और यमन के बीच में स्थित है। लाल सागर जो है वो कह सकते हैं आपकी अफ्रीका और एशिया को, एशिया में जो अरब प्रायद्वीप है, अफ्रीका में जो सूडान है, एरिट्रिया है, मिस्र है, उसको अलग करता है ये, ठीक है, लाल सागर, है ना। तो इस तरह से आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो मिस्र है ना, वहाँ पर अब तो खैर फिलहाल क्या बन गया है, एक स्वेज़ नहर बन चुकी है। स्वेज़ नहर का निर्माण कब हुआ था ये भी जान लीजिएगा। स्वेज़ नहर का निर्माण जो है फ्रांसीसी इंजीनियरों के सहयोग से शुरू हुआ था 1858-9 में, और यह बाद में 1869 में देशों के लिए खोल दी गई, ठीक है, ये कैनाल। इस कैनाल के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि इसका एक सिरा जो है वो, इसका जो एक पोर्ट है वो भूमध्य सागर में खुलता है, एक पोर्ट जो है लाल सागर में खुलता है। भूमध्य सागर में जो खुलता है इसका पोर्ट है उसका नाम है पोर्ट सईद, और जो लाल सागर में जो पोर्ट है उसका नाम है पोर्ट स्वेज़। तो ये भी आपको याद रखना है स्वेज़ नहर के बारे में, ठीक है। स्वेज़ नहर में 3 प्राकृतिक झीलें भी हैं, ठीक है। उत्तर में आप बोलते हो मंजाला, फिर तिमसा, और लास्ट में बिटर लेक, ठीक है, ग्रेट बिटर और लिटिल बिटर लेक। तो इस तरह से आपको ये बात सब याद रखना है, ये सब देखना है मैप में, ठीक है। आप आज जब पढ़िएगा हिस्ट्री तो इसको भी देखिएगा साथ साथ में, हाँ। तो इस तरह से ये दूसरा मार्ग था। और तीसरा मार्ग जो सबसे ज़्यादा प्रचलित था, तीसरा मार्ग जो सबसे ज़्यादा प्रचलन में था वो था ओमान की खाड़ी। अरब सागर से ओमान की खाड़ी, वहाँ से फारस की खाड़ी, और फारस की खाड़ी से इराक होते हुए, सीरिया होते हुए भूमध्य सागर, और वहाँ से यूरोप, ठीक है। अरब सागर से कहाँ? ओमान की खाड़ी, ओमान की खाड़ी से कहाँ? फारस की खाड़ी। जब आप इसे पढ़िएगा तो आप एटलस ज़रूर खोलिएगा और देखिएगा, ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी के बीच में एक जल संधि है, हरमुज जल संधि, ठीक है, पूछता है एग्ज़ाम में। और यहाँ से फिर कहाँ? इराक होते हुए सीरिया, और वहाँ से भूमध्य सागर, और वहाँ से यूरोप, ठीक है। तो यह सबसे ज़्यादा प्रचलित मार्ग था, ये बात ध्यान रखिएगा। अर्थात 15वीं शताब्दी से पूर्व जो व्यापार था वो इन मार्गों से हुआ करता था। अच्छा, अब एक बात और ध्यान रखिए, 15वीं शताब्दी से पूर्व जो है भारत और रोम के बीच जो व्यापार हुआ करता था उस व्यापार में किसका एक अधिकार था, किन व्यापारियों का एक अधिकार था? देखिए, यूरोप में तो पूरी तरह से इटली के व्यापारियों का एक अधिकार था, ठीक है, यूरोप में। और भारत, एशिया में हम बात करें तो अरब व्यापारी थे, उनका एक अधिकार था 15वीं शताब्दी से पूर्व तक, ठीक है। अरब व्यापारियों का आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा दी हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री। हर्षवर्धन गुप्तोत्तर काल में जो है ना, भारत में जब व्यापारिक स्थिति कमज़ोर होती है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है, तो फिर भारत के व्यापार में अरब व्यापारियों का प्रभुत्व हो जाता है। उससे पहले भारतीय व्यापारियों का प्रभुत्व था, लेकिन गुप्तोत्तर काल में या हर्षवर्धन काल के बाद भारत में व्यापारिक स्थिति कमज़ोर होती है, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा ये सब चीज़ें। तो इस तरह से हमने बताया आपको कि 3 व्यापारिक मार्ग थे, ठीक। अब 15वीं शताब्दी में क्या हुआ? 15वीं शताब्दी में आपको पता होना चाहिए 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर टर्की या तुर्की का अधिकार हो गया, जिसके बाद तुर्की ने यूरोपीय देशों को अपने क्षेत्र से होकर व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके बाद अन्य समुद्री मार्गों की खोज शुरू हुई, ठीक है।
अन्य समुद्री मार्ग जो है, अटलांटिक महासागर होकर, हिंद महासागर होकर भारत पहुंचने के मार्ग की शुरुआत हुई खोजने की। और यह खोज क्यों हुई, इसके पीछे कुछ कारण भी हैं। कुछ अनुकूल स्थितियां थी। अनुकूल स्थितियां कैसी थी? उस समय तक जो दिशा सूचक यंत्र हैं, दिशा सूचक यंत्र की खोज हो चुकी थी। साथ में अच्छे किस्म के जहाज, या कह सकते जहाज निर्माण जो उद्योग था वह काफ़ी विकसित अवस्था में था। तो और साथ में शासक वर्गों का भी, जो शासक वर्ग थे उनका आर्थिक सहयोग था इस कार्य के लिए। आर्थिक क्या थी, सहायता उनके द्वारा दी जाती थी। एक नाम आएगा आपको पुर्तगाल के एक राजकुमार थे प्रिंस हेनरी। प्रिंस हेनरी को इसीलिए कहा गया द नेविगेटर, ये उपाधि उनकी, द नेविगेटर क्या है इनकी उपाधि है ना, प्रिंस हेनरी की। ठीक है, तो इस तरह से बहुत लोगों ने सहयोग किया और इन सहयोगों से क्या हुई, समुद्री मार्गों की खोज हुई। अब एक बात आपको पता होना चाहिए कि क्यों यूरोपीय जो कंपनियां थी वो भारत के साथ व्यापार करने के लिए इच्छुक थी। तो देखिए, आपको पता होगा कि यूरोप जो है एक ठंडा प्रदेश है और यहाँ पर लोग मांस का भक्षण करते हैं, मांस खाते हैं, और मांस को लंबे समय तक रखने के लिए इन्हें गरम मसालों की आवश्यकता थी। और गरम मसालों का जो मुख्य उत्पादन है वो दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश है ना, इंडोनेशिया वगैरह में और भारत में होता है। तो इसलिए है ना, इन्हें इन गरम मसालों की खेती के मतलब व्यापार के लिए भारत या इंडोनेशिया आना था। साथ ही एक बात और ध्यान रखिएगा, यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन के पीछे दो उद्देश्य थे। एक तो ये बताया मैं आपको कि व्यापारिक गतिविधियां, व्यापार करना एक उद्देश्य था, और व्यापार करके क्या है, धन कमाना एक उद्देश्य था। ठीक है, धन कमाना। दूसरा उद्देश्य था ईसाई धर्म का प्रचार करना। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इन दो उद्देश्यों को लेकर ये भारत आए थे। हालांकि आप देखोगे ब्रिटिश इतिहासकारों ने क्या कहा है कि जो यूरोपीय कंपनी भारत आए थे उनके पीछे उनका मुख्य उद्देश्य था भारत को सभ्य बनाना, भारत में एक विकसित सभ्यता का निर्माण करना, ऐसा कहा। ये गलत तर्क पर आधारित बात है। ठीक है, उनका मुख्य उद्देश्य था व्यापार करना, धन कमाना और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो कहा है वो गलत है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, आगे मैं बताता हूँ आपको। अब क्या होता है कि देखिए, एक नाम आपको जानना है। जो अफ्रीका महाद्वीप है, यदि आप देखेंगे तो अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में, आप मैप देखिएगा, उस अफ्रीका महाद्वीप के जो दक्षिण में ना, यहाँ पर दक्षिण में ना, यहाँ पर अफ्रीका है, अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका के यहाँ पर ये हिंद महासागर का पार्ट, इधर अटलांटिक महासागर, ये अटलांटिक महासागर का पार्ट है, अटलांटिक, और इधर हिंद महासागर। तो हिंद महासागर का जो हिंद महासागर, इसका जो दक्षिणी भाग है, इसे यहीं से जहाज़ आते थे और भारत में, फिर उसके बाद मोजाम्बिक चैनल, मेडागास्कर देखेंगे आप तो मोजाम्बिक चैनल से होते हुए फिर ये पूर्व की ओर चलते थे और भारत पहुंचते थे लोग। ठीक है, जो भारत का पश्चिमी तटीय है, जो बंदरगाह एरिया है, गुजरात में उस समय सूरत, बड़ौच और कैम्बे प्रमुख बंदरगाह थे। और मालाबार तट में देखा जाए तो कोचीन, कालीकट, ये कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। कालीकट में ही पहली बार आया था कौन, वास्को डी गामा। तो इस तरह से देखिए, इसको मैं क्यों बता रहा हूँ, यहाँ पर एक दो नाम आते हैं, केप ऑफ स्ट्रॉम, केप ऑफ स्ट्रॉम, बाद में इसका नाम हो गया केप ऑफ गुड होप। ये समझिए है क्या, एक्चुअली में क्या है, बहुत सारे जो नाविक हैं ना, वो इस रास्ते से होकर अफ्रीका के दक्षिण में पहुँचे, उन्होंने प्रयास किया, लेकिन उनका यहाँ पर तेज़ हवाएं चलती हैं। ठीक है, पछुआ हवाएं, हम बाद में पढ़ेंगे जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो इस तरह से इन पछुआ हवाओं के प्रभाव के कारण जो जब दक्षिण में जहाज़ पहुँचते थे तो तेज़ हवाओं के कारण उनके जहाज़ जल समाधि ले लिया करते थे, डूब जाते थे। तो इसलिए इसको क्या बोल दिया गया, इस स्थान को बोल दिया गया केप ऑफ स्ट्रॉम। लेकिन बाद में एक व्यक्ति हुए हैं, साहसी नाविक हैं, जिनका नाम है बार्थोलो मोडियाज, वो यहाँ तक पहुँचने में सफल हुए। ठीक है, और उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया, आशा या उत्तम आशा अंतरीप, केप ऑफ गुड होप। तो इस तरह से 1886 में
सॉरी 1800 नहीं 1486, माफ़ करेगा, 1486 में केप ऑफ गुड होप की तक पहुंचने में सफल हुए कौन? बार्थोलोमू डियाज। इसके बाद 1492 में कोलंबस भारत की तरफ निकलता है, लेकिन कहाँ पहुंच जाता है वो? अमेरिका पहुंच जाता है। इस तरह से उसने अमेरिका की खोज की। और 1498 में पुर्तगाली यात्री जो वास्को डी गामा है वह भारत के लिए निकलता है। वास्को डी गामा, ठीक है, अटलांटिक महासागर से होते हुए वो केप ऑफ गुड होप पहुँचता है। वहाँ से फिर वो अफ्रीका के कोस्टल लाइन से उत्तर की ओर चलता है और वहाँ जिंजीबार एक जगह है, वहाँ से वो फिर पूर्व की ओर चलता है और इस तरह से वह भारत पहुँचता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा वास्को डी गामा ने भारत पहुँचने के जिस समुद्री मार्ग की खोज की थी, भारत पहुँचने के जिस समुद्री मार्ग की खोज की थी वह एक गुजराती व्यापारी के सहयोग से ऐसा वह कर पाया था। उसका नाम था अब्दुल मुनीद के सहयोग से ऐसा इसने किया था। किसने? वास्को डी गामा ने। ये बात ध्यान रखिएगा। और अंततः वास्को डी गामा कालीकट पहुंचता है मई 1498 में। और कालीकट में उस समय जो वहाँ का शासक था जमोरिन, उसने इसका स्वागत किया। किसका? वास्को डी गामा का स्वागत किया। और वास्को डी गामा ये बात और ध्यान रखिएगा, वास्को डी गामा का कालीकट आने का विरोध किया था। किसने? अरब व्यापारियों ने। क्यों किया था? आर्थिक कारण से। आर्थिक कारण थे उसके, क्योंकि उन्हें पता था कि यदि पुर्तगाली भारत में आ जाएंगे तो फिर उनका एकाधिकार हो जाएगा ना व्यापार में, हमें प्रतिस्पर्धा प्राप्त मिलेगी ना, तो हमें लाभ कम हमारा हो जाएगा। इसलिए इन्होंने विरोध किया। किन्होंने? अरब व्यापारियों ने विरोध किया था। किसका? वास्को डी गामा का। इस तरह से आपको इतना कुछ समझ में आ चुका होगा। ठीक है, ये सब प्रीलिम्स के लिए देखिए महत्वपूर्ण है। मेंस में यहाँ से आता है प्रश्न, शांत जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी पूछ सकता है आपसे, कार्टेज अर्मेडा व्यवस्था पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो ये सब हम बात करेंगे अभी। देखिए 1498 में और एक बार 1502 में, 2 बार वास्को डी गामा भारत आया। ठीक है, राइट, 2 बार भारत, इसका 2 बार, ये 2 बार भारत आया। कौन? वास्को डी गामा। पहली बार जब आया था तो वास्को डी गामा आया था। दूसरा जो इनका दल आया था वो 1500 ईस्वी में आया था। उसका नाम था पेड्रो अल्वरेज केब्राल। ये सब देखिए नाम आपको याद करने पड़ेंगे। ये दूसरा पुर्तगाली यात्री था जो भारत आया था, पेड्रो अल्वरेज केब्राल। वहीं आया था, कालीकट आया था। ठीक है, ये भी है ना। तो इस तरह से वास्को डी गामा 2 बार आया। ये इसका दूसरा अभियान था, पेड्रो अल्वरेज केब्राल। इसके बाद और कुछ तथ्यात्मक बातें समझते हैं, फिर हम मेंस के हिसाब से बात करेंगे, ब्लू वाटर पॉलिसी देखेंगे। ठीक है, और कार्टेज अर्मेडा देखेंगे और उसका इनका करेंगे मूल्यांकन। पुर्तगालियों के पतन का भी करेंगे मूल्यांकन और भारत को इन्होंने क्या दिया इसका भी करेंगे मूल्यांकन। तो देखिए 1503 में इनकी पहली फैक्ट्री स्थापित हुई। कहाँ? कोचीन में। और कोचीन इनका क्या है? शुरू का प्रारंभिक क्या है? मुख्यालय भी है, ध्यान रखिएगा। इनका जो प्रारंभिक मुख्यालय है कहाँ है? कोचीन में ही स्थापित हुआ था। बाद में इनका मुख्यालय कहाँ चला गया था? बाद में इनका मुख्यालय गोवा हो गया था। ठीक है, अभी हम बात करेंगे उस पर। तो कोचीन। दूसरी फैक्ट्री 1505 में कुन्नूर में इन्होंने स्थापित की। तो पहली फैक्ट्री और दूसरी फैक्ट्री आपको याद करना है। ठीक है, पूछ सकता है एग्जाम में आपके यहाँ। इसके बाद 1510 में इन्होंने क्या जीत लिया? गोवा को जीत लिया पुर्तगालियों ने। ठीक है, पुर्तगालियों की जो नौसेना थी ना, वो मजबूत थी। ठीक है, पूरा 15वीं शताब्दी, आप कह सकते हो 15वीं क्या 16वीं शताब्दी, पूरे 100 वर्षों तक इनका अरब सागर में तूती बोलती थी, प्रभुत्व स्थापित था। किनका? पुर्तगालियों का। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अपने नौसेना के बल पर। इसी को बोला गया है एस्तादो द इंडिया। एस्तादो द इंडिया पूछे ना क्या है? एस्तादो द इंडिया क्या है, ऐसा पूछिए आपसे तो एस्तादो द इंडिया क्या है? सामुद्रिक प्रभुत्व के लिए यह शब्द इस्तेमाल किया गया। अरब सागर में जिनका प्रभुत्व था ना, किनका? पुर्तगालियों का, उसे कहा गया, उस साम्राज्य को कहा गया
सामुद्रिक साम्राज्य को कहा गया एस्तादो द इंडिया, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसी से संबंधित है ब्लू वाटर पॉलिसी और कार्टेज आर्मेडा व्यवस्था, अभी हम पढ़ेंगे। तो 1510 में इन्होंने गोवा को जीत लिया था। गोवा में उस समय किसका अधिकार था? बीजापुर के जो आदिल शाही सुल्तान थे, आदिल शाही सुल्तान, उनका अधिकार था। तो बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से 1510 में गोवा जीत लिया गया और 1530 में ये पुर्तगालियों का मुख्यालय बना दिया गया गोवा को, ठीक है, राइट। तो ये सब आपको याद रखना है। इसके बाद और देखिए 2 से 3 गवर्नर आपके लिए ज़रूरी है एग्ज़ाम के हिसाब से। एक तो पहला जो गवर्नर था फ्रांसिस द अल्मीडा, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। अल्फांसो द अल्बुकर्क, ये भी महत्वपूर्ण है। और एक नाम है नीनो डी कून्हा, ये 2-3 नाम आपको याद रखने, ठीक। कून्हा, फ्रांसिस द अल्मीडा पहला गवर्नर है, पुर्तगाली गवर्नर, 1505 से 1509 तक रहता है। इसका महत्वपूर्ण काम यदि हम बात करें तो वही ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी, नीली जल की नीति या शांत जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी, इसे शुरू किया था किसने? फ्रांसिस द अल्मीडा, ठीक है। और ये क्या होती है ब्लू वाटर पॉलिसी? क्या थी? ब्लू शांत जल की नीति, मतलब इसने अरब सागर, मतलब जो भारत का जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र है वहाँ पर इसने जो भी दुर्ग बनवाए थे, है ना, जो भी व्यापारिक केंद्र, फैक्ट्रियाँ, एक शब्द आएगा फैक्ट्री। फैक्ट्री का मतलब क्या है समझिए ध्यान से भी। फैक्ट्री जो शब्द है ना, फैक्ट्री कोई उत्पादक केंद्र नहीं है, कोई उत्पादन के केंद्र नहीं थे, बल्कि ये क्या थे? स्टोर हाउस थे, वेयर हाउस थे, भंडारण के गृह थे, भंडारण केंद्र थे, ठीक है, भंडार के केंद्र थे, ध्यान रखिएगा। फैक्ट्री क्या हुआ करती थी? एक किलाबद्ध क्षेत्र होता था, एक चारों तरफ से सुरक्षित क्षेत्र हुआ करता था, जिस पर गोदाम हुआ करते थे, जिस पर इनके ऑफिस हुआ करते थे, और साथ में व्यापारियों के लिए निवास स्थान हुआ करते थे उनके रहने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे मिलकर इसे बोला गया फैक्ट्री। ये उत्पादन के केंद्र नहीं थे, क्या थे? भंडार के केंद्र। ये भारत के आंतरिक क्षेत्रों से व्यापारिक वस्तुओं को खरीदते थे, मसाले वगैरह, ठीक है, और इसको यहाँ पर भंडारित करते थे, रखते थे। और जब इनके जहाज आते थे तो बाद में जहाज़ों पर इन सामान को लाद कर यूरोप को भेज देते थे। तो ये क्या थे? फैक्ट्री क्या है? एक भंडार केंद्र है, ठीक है। और ये जो फैक्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है कहाँ से लिया गया है? ये पूछे एग्जाम में तो इटली के व्यापारियों से इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को लिया था, इटली के व्यापारियों से लिया था। तो हम यहाँ पे आते हैं। मैंने कहा कि जो फ्रांसिस द अल्मीडा था ना, इसने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी। है क्या? इसने क्या किया था? इसने तमाम जो भी दुर्ग बनाए थे, फैक्ट्रियाँ बनाई थी, वो सब सुरक्षा की दृष्टि से वो तो महत्वपूर्ण थी ही, उसके उनके पीछे मुख्य उद्देश्य था हिंद महासागर के व्यापार में, जो इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर के व्यापार में अपना नियंत्रण स्थापित करना, अपना प्रभुत्व स्थापित करना। ये ध्यान रखना, इसी को बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति। इन्होंने ऐसा ढांचा तैयार किया हिंद महासागर में, अरब सागर में, कि इनका हिंद महासागर के व्यापार में क्या हो गया? नियंत्रण स्थापित हो गया। और इसी को बोला गया शांत जल की नीति, है ना, ठीक है, या नीली जल की नीति। किससे शुरू किया था? अल्मीडा ने। अल्मीडा का एक काम और महत्वपूर्ण था, इसने एक संयुक्त नौसेना को से पहले हार गया था, जिसमें मिस्र की सेना थी, साथ में इसमें आप कह सकते हैं कि तुर्की सेना थी और गुजरात की एक क्षेत्रीय सेना थी। इन तीनों सेना से इसका युद्ध हुआ था। पहला हारा, बाद में क्या होता है? इससे जीत जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये 2 काम इसके महत्वपूर्ण है जो आपके प्रीलिम्स में पूछ सकता है। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण पुर्तगाली गवर्नर है वो अल्बुकर्क है। इसको भारत में वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। फ्रांसीसी साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक पूछे तो अल्बुकर्क क्यों कहा जाता है? देखिए, उसने भारत में पुर्तगालियों की स्थायी बस्ती बसाने के लिए काम किया। उसने क्या बोला? जो पुर्तगाली पुरुष थे उन्हें भारतीय स्त्रियों से वैवाहिक संबंध बनाने को कहा, ठीक है। एक तो इसने किया।
दूसरी बात इसने कुछ महत्वपूर्ण विजय की, है ना। जैसे इसने गोवा जीता, कब? 1510 में। मलक्का को जीता। मलक्का क्या है? मलक्का भी बताऊंगा अभी आपको। आप अपना एटलस खोलिएगा, आप देखेंगे दक्षिण पूर्व एशिया में ना एक इधर ऐसे मलय प्रायद्वीप है, मलय प्रायद्वीप, और यहाँ पर है सुमात्रा। ऐसे क्या है? सुमात्रा। इधर जावा है, ठीक है, जावा। तो सुमात्रा और मलय प्रायद्वीप के बीच में एक जल संधि है, मलक्का जल संधि, ठीक है। यहीं पर एक मंडी थी, मलक्का मंडी। तो इसने मलक्का पर अधिकार किसने किया? अल्बुकर्क ने। कब? 1511 में। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये दक्षिण पूर्व एशिया की एक बड़ी मंडी थी, है ना। तो मलक्का मंडी पर इसका अधिकार हुआ, किसका? अल्बुकर्क का। मलक्का जल संधि किससे किससे अलग करती है? पूछे आपसे एग्जाम में। तो अंडमान सागर को, इधर अंडमान सागर है, अंडमान सागर जो है वो बंगाल की खाड़ी का एक भाग है। अंडमान सागर इधर है जावा सागर। इसको क्या करती है? जोड़ती है। जल संधि दो बड़े सागर को जोड़ती है, ठीक है, इन्हें जोड़ती है और अलग करती है मलय प्रायद्वीप को सुमात्रा से। सुमात्रा जो है वो इंडोनेशिया का पार्ट है, इंडोनेशिया का एक द्वीप है। और मलय प्रायद्वीप में, यहाँ पर मलय प्रायद्वीप में यहाँ पे सिंगापुर है ना। यहाँ पे क्या है? सिंगापुर। यहीं पे एक जल संधि है, जोहार जल संधि। सिंगापुर और मलेशिया के बीच में एक जल संधि है, कौन सी? जोहार जल संधि। एग्जाम में आता है जोहार जल संधि। तो मलेशिया और सिंगापुर, और इसी में है थाईलैंड। ऊपर क्या है? थाईलैंड। तो मलय प्रायद्वीप में थाईलैंड भी आता है, मलेशिया भी आता है, और आपका सिंगापुर भी आता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। तो मलक्का जल संधि। तो इस तरह से मलक्का पर इनका अधिकार हो गया, और हरमुज पर भी इसका अधिकार हुआ। हरमुज मैं बता चुका आपको ना, हरमुज एक जल संधि है, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है, हरमुज जल संधि, और अलग करती है ईरान को ओमान और यूएई से, ठीक है। तो हरमुज पर भी इसका अधिकार हो गया, ठीक। किसका? अल्बुकर्क का, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये समझना है ना। तो इस तरह से इसकी जो नीतियाँ थी ना, ये बहुत महत्वपूर्ण रही हैं पुर्तगालियों के लिए। इसलिए इसे बोलते हैं पुर्तगाली, भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक। और नीनो डी कूना क्यों महत्वपूर्ण है ये जान लीजिए। नीनो डी कूना इसलिए महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि इसने क्या किया था? इसने 1530 में कोचीन का क्या है? पहला मुख्यालय था। कोचीन से गोवा जो है अपना हेडक्वार्टर ले गया था, ठीक है। तो इस तरह से पुर्तगालियों के कुछ फैक्ट है। अब हम इसके कुछ मेंस की बात जानते हैं। एक तो आपको ब्लू वाटर पॉलिसी बता दिया मैंने आपको। अब बात करेंगे अरमेडा काफिला व्यवस्था क्या। इससे पहले एक चीज़ और जान लीजिए, 1661 में जो ब्रिटिश राजकुमार थे चार्ल्स द्वितीय, उनकी शादी पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हुई थी। तो इन्हें जो है ना चार्ल्स द्वितीय को जो बम्बई है वो दहेज के रूप में मिला था। बम्बई जो द्वीप है क्या हुआ था? उन्हें दहेज के रूप में मिला था। बाद में उन्हें बम्बई कब मिला था? 1661 में। 1668 में इन्होंने बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, हाँ। और इस तरह से पुर्तगालियों से पहले इन्हें प्राप्त हुआ ब्रिटिश को, और ब्रिटिश ने फिर किसे दे दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था बम्बई। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ये फैक्ट है, पूछ सकता है आपसे। तो हम पुर्तगाली बात कर रहे हैं। तो अरमेडा काफिला व्यवस्था है क्या? अरमेडा काफिला व्यवस्था कुछ नहीं, सिंपल सी बात। जो व्यापारिक जहाज हुआ करते थे ना, उन्हें पुर्तगालियों से एक परमिट प्राप्त करना अनिवार्य था। उसी परमिट को बोलते हैं कार्टेज अरमेडा। इसका नाम कार्टेज है, कार्टेज अरमेडा काफिला व्यवस्था। उसी परमिट को क्या बोला गया है? कार्टेज बोला गया है। और अरमेडा मतलब आर्मी, नौसेना। तो पर जो व्यापारिक जहाज परमिट लिया करते थे पुर्तगालियों से व्यापार करने का, उनके साथ उनको सुरक्षा देने के लिए पुर्तगाली जो आर्मी थी, जहाज थे, वो इनके साथ एक काफिला में, है ना, उनको सुरक्षा दिया करते थे। इसे बोलते हैं कार्टेज अरमेडा काफिला व्यवस्था। फिर से बताता हूँ, वो सिंपल सी बात है। जो भी व्यापारिक जहाज हैं, ठीक है, यूरोपीय व्यापारियों का या भारतीय व्यापारियों का, किसी व्यापारियों का, उन्हें यदि अरब सागर से व्यापार करना होता था तो उन्हें परमिट लेना होता था, है ना, परमिट। एक बार ध्यान रखना। और जिसने परमिट लिया है
उन व्यापारी जहाज़ों को, जो इनकी आर्मी थी पुर्तगालियों की, वो सुरक्षा दिया करती थी। और इनके जहाज़ एक काफिले में चला करते थे, इसलिए इसे बोलते हैं कार्टेज अरमेडा काफिला व्यवस्था। इस परमिट में ये था कि गोला बारूद और इसके अलावा काली मिर्च का व्यापार प्रतिबंधित था इन जहाज़ों के लिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है ना। और जो जहाज़ परमिट नहीं लिया करते थे उन्हें पुर्तगाली लोग ही क्या करते थे, लूट लिया करते थे। ठीक है, इस तरह से आपको ये बात समझना है कार्टेज अरमेडा काफिला व्यवस्था क्या है। यह बाद में इनके पतन का एक कारण बनेगी, हम बताएंगे इसको आपको। ठीक है, ये हो गया। अब बाद लास्ट में हम देखेंगे इनका मूल्यांकन करेंगे, इन्होंने भारत को क्या दिया, किन्होंने, पुर्तगालियों ने। देखिए, प्रिंटिंग प्रेस, भारत को इन्होंने क्या दिया, प्रिंटिंग प्रेस, गोवा में, है ना, प्रिंटिंग प्रेस आप कह सकते हो। इसके अलावा इन्होंने क्या दिया भारत को, भारत में जो तंबाकू की खेती है उसका इन्होंने यहीं शुरू कराया, है ना, भारत में। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, गोथिक शैली, जब कभी मैं पढ़ाऊँगा आपको आर्ट एंड कल्चर तो बताऊँगा। गोथिक शैली जो है वो यूरोपीय भवन निर्माण की एक शैली है। गोवा में इन्होंने जो मंदिर थे वो सब नष्ट कर दिए और उनकी जगह पर इन्होंने क्या बनवाए थे, बहुत सारे चर्च बनवाए थे। और चर्च निर्माण या यूरोपीय पद्धति से जो स्थापत्य बनवाए जाते थे उन्हें कहते हैं गोथिक शैली। ठीक है, तो गोथिक शैली की शुरुआत इन्होंने भारत में की। और साथ में आप कह सकते हो कि चित्रकला में यूरोपीय जो प्रभाव है वो भी इन्होंने शुरुआत किया भारत में। ठीक है, तो इस तरह से इनकी कुछ देन है जो आपको लिखना है, मूल्यांकन में चीज़ आपको लिखना है। ये इनका कुछ सकारात्मक पक्ष है। नकारात्मक पक्ष में बता सकते हो आप, ये असहिष्णु थे। ठीक है, गोवा में इन्होंने सारे मंदिरों को नष्ट कर दिया, है ना, जबरन लोगों को ईसाई धर्म में कन्वर्ट किया। पतन के कारण में आप लिख सकते हो, पतन के कारण का एक बड़ा कारण था ईसाई धर्म का इनका प्रचार प्रसार। ईसाई धर्म का इन्होंने बहुत ज़ोरों से प्रसार किया। इस कारण बहुत सारे लोग क्या थे, इनसे खपा थे। बहुत सारे जो भारतीय थे वो क्या थे, इनसे नाराज़ थे, है ना, तो इनको जन समर्थन नहीं मिला। एक पतन का कारण ये भी है। और दूसरा कारण है यही कार्टेज जो अरमेडा व्यवस्था है ना, वो भी एक कारण है। क्यों, क्योंकि इनके खिलाफ बहुत सारी जो शक्तियाँ हो गई थी। ठीक है, क्योंकि क्या करते थे, जहाज़ों को लूटा करते थे और साथ में गोला बारूद और काली मिर्च के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया हुआ था। तो बहुत सारे इनके क्या हो गए, शत्रु बन गए और आखिरकार भारत में पुर्तगालियों का क्या हो गया, पतन हो गया। तो इस तरह से ये पुर्तगालियों का हमने लेखा जोखा किया। ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए मैंने आपसे बात की है, बाकी आप और देख लीजिएगा, है ना, किसी बुक से। अब हम बात करते हैं डचों के बारे में। ठीक है, डच कहाँ के थे, ये थे आपके नीदरलैंड के। फैक्ट की बात हम करते हैं, इससे कुछ फैक्ट महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि 1595 में पहला जो डच कंपनी का एक दल था वो इंडोनेशिया पहुंचा। ठीक है, किसके नेतृत्व में पहुंचा, तो उसका नाम याद रखिएगा, कार्नेलियस हाउटमैन। ठीक है, इसके नेतृत्व में पहुंचा, कहाँ, इंडोनेशिया। और यहाँ पर बांटम जो राजा था उसके साथ इसने क्या की, संधि की व्यापार के लिए। तो पहला दल यहाँ आया था। ठीक है, इसके बाद 1602 में 1602 में, ठीक है, छोटी नीदरलैंड की जो व्यापारिक कंपनी थी उन्हें मिलाकर एक यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, ठीक है, के नाम से एक कंपनी बनाई गई जिसका मूल नाम था VOC मतलब वारिंग दे ओस्ट इंडिचे कंपनी, है ना, ये इसका नाम था, वारिंगडे ओस्ट इंडिचे कंपनी, VOC इसका नाम था, मूल नाम है इस कंपनी का। तो ये बात ध्यान रखना कि 1602 में ये कंपनी स्थापित होती है। इस कंपनी के देख रेख के लिए यह एक
सहकारी व्यवस्था पर आधारित थी। वीओसी सहकारी व्यवस्था पर आधारित थी कंपनी, ध्यान रखना, ठीक है। आपको याद रखना है कि इसके रखरखाव के लिए, देख रेख के लिए एक 17 सदस्यीय बोर्ड का गठन किया गया, ठीक है। इस कंपनी पर बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप था, किसका? सरकार का, इसीलिए इसका पतन भी हुआ है, एक बड़ा कारण था, है ना, इसके पतन का, ठीक है। इसके अलावा देखिए, इन्होंने मुख्य रूप से कोरोमंडल तट पर अपने आप को फोकस किया। कोरोमंडल तट पर इन्होंने मुख्य रूप से ध्यान दिया, किन्होंने? डचों ने, राइट। इनकी जो पहली फैक्ट्री है वो मुसलीपट्टनम में स्थापित हुई थी। कब? 1605 में, है ना, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, ठीक है, माफ़ करेगा, आप देख लीजिएगा। और उसके बाद इनकी जो अगली फैक्ट्री है वो स्थापित हुई, हम कह सकते हैं, पुलिकट में, ठीक है, 1610 में। पुलिकट को इन्होंने प्राप्त किया था, किससे? चंद्रगिरी के राजा से। चंद्रगिरी के राजा के साथ इन्होंने एक कंप्रोमाइज़ किया था, इन्होंने क्या प्राप्ति थी? पुलिकट। तो पुलिकट में भी पुलिकट इनका क्या है? मुख्यालय, ये बात ध्यान रखना। पुलिकट में इनका क्या बना था? मुख्यालय। और यहीं पर इन्होंने क्या स्थापित किया था? स्वर्ण सिक्के ढालने के कारखाने। इनके स्वर्ण सिक्कों क्या बोला गया? पैगोडा बोला गया, पैगोडा या पैगोडा। तो स्वर्ण सिक्के ढालने का जो केंद्र था वो कहाँ था? पुलिकट में था, या उनका मुख्यालय भी था, ठीक है। चंद्रगिरी के शासक से इन्होंने इसे प्राप्त किया था, ये बात ध्यान रखना। सारे कुछ फैक्ट है इसमें, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कुछ कॉन्सेप्ट तो है नहीं इसमें जो आपको बताऊँ मैं। इसके बाद आपको ये भी समझना है कि इन्होंने बहुत सारे इनके मतलब फैक्ट्रियाँ स्थापित हुई। व्यापारिक केंद्र बोलूँ तो उत्पादन केंद्र नहीं, भंडार गृह, ठीक है। एक नाम है बहुत महत्वपूर्ण, चिंसुरा याद रखना है ना। चिंसुरा क्यों याद रखना है? क्योंकि चिंसुरा में इन्होंने एक किलेबंद फैक्ट्री की स्थापित की थी, उसे कहा गया था गुस्तावुस फोर्ट भी कहा गया। गुस्तावुस फोर्ट किसे कहा गया? तो चिंसुरा की जो व्यापारिक केंद्र था किलाबंद, उसे बोला गया गुस्तावुस फोर्ट, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने पिपली, बंगाल में पहली जो इनकी फैक्ट्री कहाँ थी? पिपली में। इसके बाद कासिम बाज़ार में भी इनकी फैक्ट्री स्थापित हुई, पटना में भी इनकी फैक्ट्री स्थापित हुई, सभी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा आपको बताना है बिमलीपट्टनम, नागापट्टनम, बालासोर, ठीक है, विमलीपट्टनम। डेट नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको अलग अलग डेट, आपको ज़रूरत नहीं है, नहीं पूछेगा आपके, है ना। विमलीपट्टनम, आपके सूरत, अहमदाबाद, भड़ौच, है ना, कैम्बे। इसके अलावा आप बोल सकते हो नागापट्टनम महत्वपूर्ण है, क्यों बताऊंगा अभी आपको। बालसोर, है ना, गोलकुंडा, कोचीन, इन सभी जगहों पे इनकी क्या थी? फैक्ट्री थी, किनकी? अंग्रेज़ों की, है ना। नागापट्टनम इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि पहले तो इनका पुलिकट में इनका मुख्यालय था, बाद में 1690 में 1690 में जो ये है इसका उनका मुख्यालय वो कहाँ हो गया था? नागापट्टनम में हो गया था, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हो गए। अब हम देखते हैं कि इनका मुख्य जो व्यापारिक फोकस था वो किस में था। देखिए, हालांकि निर्यात की वस्तुओं में, निर्यात जो ये करते थे उसमें भारतीय वस्त्र था, भारतीय कपड़ा था, रेशम था, शोरा था, अफीम और नील, लेकिन मुख्य फोकस इनका किस में था? भारतीय कपड़ा में। तो ये ध्यान रखना, यदि पूछे कि भारतीय कपड़े को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किस यूरोपीय शक्ति को जाता है, तो डचों को। भारतीय वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय जाता है किनको? डचों को, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको ये भी समझना है कि लास्ट में बेडरा के युद्ध में अंग्रेज़ों से इनकी हार होती है 1759 में, और इस तरह से इनका क्या हो जाता है? भारत में पतन हो जाता है। बेडरा का युद्ध क्यों हुआ था समझिए थोड़ा सा, जब पढ़ाऊंगा आपको बताऊंगा मैं।
जो मीर जाफ़र था ना, आपको पता होगा कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, तो उस युद्ध के में हार गया था सिराजुद्दौला, उसको मार दिया गया था। फिर मीर जाफ़र को वहाँ का बंगाल का नवाब बनाया गया। तो मीर जाफ़र से इन्होंने बहुत मांग की, किन्होंने, अंग्रेज़ों ने बहुत लाभ प्राप्त किया और इस पर बहुत दबाव डाल रहे थे। तो इसने क्या किया था, डचों के साथ मिलकर ना एक गुप्त समझौता किया था अंग्रेज़ों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। अंग्रेज़ों को ये बात पता चल गई डचों के बारे में, तो फिर अंग्रेज़ों ने डचों को हराया किस युद्ध में, बेदरा के युद्ध में। कब? 1759 में। और इस तरह से इस युद्ध के साथ ही भारत में जो डचों का एक तरह से राजनीतिक प्रभुत्व है उसका क्या हो गया, अस्त हो गया। ठीक है, तो आप ऐसा कह सकते हो। तो ये डच हैं। अब इस तरह से हमने आज पुर्तगाली और डच पढ़ लिए। अब हमारी जो अगली क्लास है ना होगी, कल मैं देखिए कल मैं इन्वायरमेंट पढ़ाऊंगा। ठीक है, हालांकि आज मैं बनाया था, क्लास थी बट वो क्लास डिलीट हो गई मेरे से किसी कारण से। मैंने आज हॉट स्पॉट पे क्लास ली थी, लेकिन वो अपलोड करते समय वो डिलीट हो गई। तो कल मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, हॉट स्पॉट भारत के और विश्व के। थोड़ा सा यदि आपके पास कोई बुक हो थोड़ा देख लीजिएगा उसे, ठीक है। हॉट स्पॉट के बारे में हम बात करेंगे कल। तो ये कल क्लास होगी हॉट स्पॉट की, और उसके बाद फिर अगली क्लास में हम बात करेंगे इसमें अंग्रेज़ों के बारे में और फ्रांसीसी और डीन के बारे में। ठीक है, तो मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। धन्यवाद आपका।